हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके गैसीय स्टेट वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन 6 में हमको V वर्सेस T के बीच में बताना है कि कौन सा कर्व करेक्ट कर्व है। देखिए करेक्ट कर्व हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अच्छा देखो V वर्सेस T के लिए पूछ रखा है। यहाँ पे कुछ आपको डेटा भी दे रखा है। देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ दे रखा है 0.821, तो ये हो गया आपके पास प्रेशर। मोल्स दे रखे हैं यहाँ पे, देखो N इज इक्वल्स टू 10 मोल्स दे रखा है। तो मैं आपसे बोलता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आप बोलोगे सर PV इज इक्वल्स टू NRT। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि मेरे को आप V/T की वैल्यू बता दीजिए, तो V/T क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा NR/P। ठीक है, और N की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 होती है। ठीक है, और प्रेशर कितना दे रखा है 0.821 दे रखा है। तो ये इससे 10 टाइम्स में कैंसिल होगा और वो ऊपर का 10 इससे, तो ये आंसर आ जाएगा 1। यानी V/T का इस पर्टिकुलर केस में जो वैल्यू आएगा 1 के बराबर आएगा। यानी अगर मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो ज़रा ध्यान से देखना, V/T इज़ इक्वल्स टू 1। या अगर मैं V को Y मान लूँ और इसको X मान लूँ तो Y/X इज़ इक्वल्स टू 1। और 1 स्लोप कब होता है, जब थीटा इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री का एंगल होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, tan थीटा 45 पे ही 1 होता है। अब एक एक करके देखते हैं। ए वाले कर्व में आप देखो क्या बोल रहा है, V/T वर्सेस V का कर्व बनाना है। तो V/T ये तो एक कांस्टेंट है। क्या किसी कांस्टेंट का कर्व आप करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं, इस तरह से नहीं, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी। इसने तो दूसरे तरह से बना दिया, तो ये कर्व तो गलत हो गया। ठीक है, पहले ऑप्शन सी देख लो। ऑप्शन सी में क्या बोलता है, V वर्सेस T का कर्व तो बना रहा है लेकिन थीटा 30 डिग्री बोल रहा है। आंसर कितना आना चाहिए 45 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये अभी गलत है। ठीक है, लॉग वाले कर्व्स मैंने आपको पिछले वीडियो में प्लॉट करना बता दिया था, आप प्लॉट करना, ये गलत आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे, देखो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि देखो जैसे इसका स्लोप बताने की कोशिश करो, ये बी वाले कर्व का स्लोप बताने की कोशिश करिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा Y/X, Y क्या दे रखा है V²/T। ठीक है, और X में क्या दे रखा है, X में दे रखा है V। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा V/T आ जाएगा। यार V/T की वैल्यू है कितनी, एक्चुअल में 1 है। 1 मतलब क्या, 45 डिग्री का एंगल। तो इसमें देखो वो 45 डिग्री पे ही प्लॉट करके दे रखा है, तो इसीलिए ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली Y/X का डिवाइड किया करो, उससे स्लोप पता चल जाएगा, स्लोप के थ्रू प्रोसीड किया करिए, आपका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक उसको ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने का। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो बोलता क्या है क्वेश्चन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी मोल्स भी कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर इसको मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो ये कहना चाह रहा है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केस व्हेन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ये बात हमको पता है। इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि इस P/T ये जो होता है इसका रीज़न पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो रीज़न, ये बी वाले ऑप्शन में ना इंक्रीज लिखा था, वहाँ डिक्रीज होगा, वो मैंने करेक्ट कर दिया कट करके। देखो होता क्या है, बेसिकली जब आप प्रेशर, जैसे मान लो ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ देखने की कोशिश करिए, यह एक कंटेनर है। जब आप क्या करते हो, नीचे से टेम्परेचर देना इसको स्टार्ट करते हो, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना, तेज़ी से एक दूसरे में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन बड़ा तेज़ी से होने लगता है। और वाइब्रेशन जब बहुत तेज़ी से होता है तो वो सब क्या करते हैं, आपस में आके एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से, जैसे मान लो इसको मैं एक बार और फिर से बना देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आप एक कंटेनर अज्यूम कर लो, इस तरह से बड़ा सा कंटेनर है। आप जैसे ही टेम्परेचर देना, नीचे से उसको हीट करना स्टार्ट करते हो, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं बहुत तेज़ी से। तो होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेगा,
वॉल ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक करेगा, फिर इधर का एक मॉलिक्यूल होगा वो भी जाके हिट करेगा। इस तरह से बहुत तेज़ी से मॉलिक्यूल्स एक वॉल ऑफ द कंटेनर पे हिट करते हैं, तो उनकी एवरेज स्पीड भी बढ़ जाती है और रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दो वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या कहता है, इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। तो देखो ये बात एकदम ठीक है, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को हीट देते हो तो उसकी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन क्यों गलत है, उसने बोला है डिक्रीज इन रेट ऑफ कोलिजन, नहीं डिक्रीज नहीं इंक्रीज इन रेट ऑफ कोलिजन होगा तो भी हम बोल देते कि वो प्रेशर बढ़ जाता। ठीक है, तो वो डिक्रीज लिखा है इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो है ना, इंक्रीज इन ये कोलिजन स्पीड। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये वाला आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड की वजह से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये सारा चीज़ें यहाँ से रब कर देते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच इज़ नॉट अ करेक्ट कर्व फॉर गै-लुसैक्स लॉ। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट कर्व नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व प्लॉट करना है, पी वर्सेस टी का कर्व प्लॉट करना है, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट कर्व नहीं है। तो देखो P इज़ इक्वल्स टू के टी इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा आपसे P बाई टी का अगर आप डिवाइड कर दोगे तो P बाई टी क्या आ जाएगा, के मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन डी को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे ये P बाई टी दे रखा है। P बाई टी मतलब क्या, कांस्टेंट वो चीज़ है, और अगर कोई चीज़ कांस्टेंट का कर्व प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आना चाहिए, ना कि वो किसी एंगल पे होना चाहिए। तो इस वजह से ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही सेलेक्ट करना था, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि वही देखो ऑप्शन सी में इसका करेक्ट कर्व प्लॉट करके दे रखा है। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला चीज़ हो जाएगा। बाकी कर्व्स आसान है, जैसे प्रीवियस कर्व्स हमने प्लॉट किए हैं उसी तरह से प्रोसीड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है 3 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैसेस, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन बोलोगे तो कह रहा है 3 मेरे पास कंटेनर हैं, इस तरह से तीनों में 3 गैसेस दे रखी है, इन सब का वॉल्यूम सेम है, V सबका कांस्टेंट है। अब पूछता है n कब सबका सेम हो जाएगा, इन तीनों का n कब सेम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली PV इज इक्वल्स टू nRT, यही तो होता है। अब इसमें से आपको पता है R तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो R पे तो हमको सोचना ही नहीं है। ठीक, इस पे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं। V सबका सेम है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को V के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बचे तीन पैरामीटर, कौन कौन से बचे, प्रेशर बचा, N बचा, T बचा। तो N भी मुझे जब सबका सेम, N को मेरे को सबको सेम करना है, तो ऑब्वियसली जो बचे हुए 2 पैरामीटर्स हैं उनको अगर मैं बराबर कर दूँ तो N भी बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या, P और T बचा। तो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर बराबर कर दूँ तो ये सबके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल द फ्लास्क आर सेम। ये जो सी वाला ऑप्शन है इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला ही है आपका, एवोगैड्रोस लॉ का, आप उस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ इनकरेक्ट कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए इनकरेक्ट कर्व कौन सा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बॉयल्स लॉ होता क्या है, सबको पता है, PV इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को K मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं इनकरेक्ट वाला ही सिंपली आपका सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप थोड़े से अपने से एनालॉजी सोच सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सी वाला, ये वाला जो ऑप्शन सी है, इसमें आप एक बार स्लोप निकालने की कोशिश करिए। स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो y बाई एक्स करेंगे, तो y एक्सिस पे क्या दे रखा है, P बाई वी दे रखा है। ठीक है, x एक्सिस पे क्या दे रखा है, 1 बाई वी स्क्वायर दे रखा है। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा PV हो जाएगा, यानी इसका स्लोप आ गया PV, और PV की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, कांस्टेंट रखी, यानी इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन सी वाले में तो एक पैराबोलिक कर्व बना रखा है, देखो स्लोप इसका बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है इस तरह से, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्लोप होना चाहिए था कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन ये तो आपका मतलब चेंजिंग स्लोप हो गया ना। तो इस वजह से यही ऑप्शन क्या है, गलत है, और हमको गलत ही सेलेक्ट करना था, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखोगे
प्रीवियस कर्व जैसे ही है उसके थ्रू हो जाएगा आपका, ठीक है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये हो गया ना 10th वाले का, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of particles. This statement is in डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस विथ, एकदम स्टेटमेंट डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये कौन सा लॉ होता है? एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट होती है। ये एकदम याद कर लीजिए, ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट है और इसमें ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A 2.24 liter cylinder of oxygen at 1 atm and temperature 273 Kelvin develops a leakage। तो यानी देखो इनिशियली जो वॉल्यूम है वो है 2.24 लीटर है, ठीक है। प्रेशर P1 दे रखा है आपका 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर T1 दे रखा है 273 केल्विन। अब बोलता है गैस में क्या हो जाता है? लीकेज हो जाती है। लीकेज हो जाने की वजह से जो प्रेशर P2 होता है वो हो जाता है आपका 570 mmHg, ठीक है। तो mmHg को जब आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो 760 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा ATM में आ जाएगा। तो ये आपका प्रेशर हो जाता है। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स एस्केप कर गए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड, ये बताना है, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो इनिशियली देखो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इनिशियली आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, लेकिन उसके चेंज होने की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है बाद में। ये पकड़ में आ रही चीज़ें, इनिशियली वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है लेकिन बाद में उसके चेंज होने की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मान लोगे इस तरह के जब भी सिचुएशंस है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इस क्वेश्चन में कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका चेंज होने का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो मान लेंगे वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली आपको पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है। R तो कांस्टेंट है ही हमेशा और आपने V और T भी कांस्टेंट मान लिया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? P1/N1 इज इक्वल्स टू P2/N2, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ से। तो आपको क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में? देखो P1 आपको पता ही है, N1 निकाल सकते हो ना। देखो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ यहाँ पे, इसको इस तरह सॉल्व करते। देखो ये 3 पैरामीटर दे रखे थे P1, V1 और T1। तो अगर मैं इससे पूछूं आपका कि इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? सर इनिशियल मोल्स हो जाएंगे आपके PV/RT, ये कर देंगे तो मेरे इनिशियल मोल्स आ जाएंगे N1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबकी वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इनिशियल P1 कितना दे रखा था? 1 atm। N1 हमें पता है 0.1 atm। इनिशियल प्रेशर P2 कितना हो जाएगा? 570/760, ठीक है। ये ATM में कन्वर्ट कर लेंगे और N2 हमें बताना है। तो N2 को यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आपका N2 आ जाएगा 0.075 आ जाएगा, ठीक है। 0.075 आ जाएगा। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड बताना है, यानी कितनी निकल गई गैस। तो हमें बेसिकली बताना है N1 - N2 बताना है। तो N1 में से N2 घटा दीजिए, N1 ये वैल्यू रही, N2 ये वैल्यू रही, दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर देना। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। तो ऐसा आप देख लो, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है जो कि क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एज सच बहुत टफ है नहीं क्वेश्चन में, छोटी मोटी वैल्यूज़, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, उसको आप देखोगे तो आपसे क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका आप ले लो पहले। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 यहाँ तक कंप्लीट करेंगे अपन। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए कौन सा कर्व आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो देखो ए वाला ऑप्शन देखो आप, तो P वर्सेस V का कर्व बना रहा है और स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये तो गलत है। इसमें तो हाइपरबोलिक कर्व बनता है इस तरह से, तो ए वाला ऑप्शन तो गलत है। P वर्सेस T का इस तरह से कर्व बना रहा है, अभी हमने देखा कि ये तो गलत कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस टाइप का कर्व होना चाहिए, तो ये वाला कर्व भी गलत है।
P वर्सेस N का, ऑब्वियसली P वर्सेस N का कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल्स टू, अगर N मान रहे हो, वॉल्यूम T कांस्टेंट मान रहे हो, तो KN का कर्व आ जाएगा, यानी Y इक्वल MX टाइप कर्व आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला कर्व आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। गलती लिख रखा है, ये होना चाहिए 1/t होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला कर्व आपका गलत हो जाएगा, इस वजह से गलत होगा, वरना इस पर्टिकुलर केस में जो v/t था ये सही हो जाएगा। तो ये पुराने एडिशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़े से उसमें मिस्टेक्स हैं, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। तो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये आपको सभी R की वैल्यूज़ के ऊपर बता रखा है। इसमें से अगर आप देखोगे तो A वाली वैल्यू भी सही है, B वाली वैल्यू भी सही है, C वाली वैल्यू भी सही है। इसमें गलत कौन सी वैल्यू है? गलत आपकी ये C वाली वैल्यू है। ठीक है। तो ये गलत है आपकी, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इसको बाकी ये 3 वैल्यूज़ जो दे रखे हैं इसको तो याद ही कर लो, इसमें एज सच कुछ दिमाग लगाने लायक है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम हमेशा ये चीज़ आएगा ही आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट होगा आज का ये क्वेश्चन 15। ठीक है। क्वेश्चन कहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं T1, चलो T ही मान लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स लेके भी सॉल्व हो जाएगा। T1 इज इक्वल्स टू T था। ठीक है। प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू 1 atm था, तो P मान लेते हैं। गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है जिसका वॉल्यूम है 100 ml। ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम, यानी जो नया प्रेशर है आपका P2 है उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया जा रहा है, यानी अब जो नया प्रेशर है वो हो जा रहा है 1.5 P। टेम्परेचर 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ा दिया जा रहा है, यानी मान लो पहले टेम्परेचर 100 था तो अब टेम्परेचर 133 हो जाएगा। तो 133 लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 4/3T लिख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना। 1/3 बढ़ा रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3T लिख सकते हैं। तो हमें बताना है वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, हम फॉर्मूला लगा देंगे P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। तो बेसिकली V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा P1/P2 इंटू T2/T1 इंटू V1, ये वाला लग जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं जल्दी से P1/P2, तो ये हो जाएगा 1/1.5, T2/T1 तो ये हो जाएगा 4/3, इस तरह चला जाएगा। और V1 ये दे रखा था 100 ml। ठीक है। तो इसको जस्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 88.9 ml, या इसी को cc लिख देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा आप देख लो, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज़ में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए, 6 से लेके 15 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।